हाय गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 14 के प्रीवियस जेई के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लगभग 40 इयर्स के। सो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट इनफैक्ट कंप्लीट जेई की एंड नीट की जो बन रही है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज चेक करें अगर आपको दूसरे चैप्टर्स की देखनी है। ओके गाइस, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। The element that shows greater ability to form p-pi multiple bond is। Now guys, मल्टीपल बॉन्ड बताने हैं इसमें p-pi कौन सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर बता रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं गाइज, p-pi बॉन्ड क्या हो गए। जैसे ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पहला सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये जो ये पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके साइड वाइज ओवरलैप करके जो ये दो पाई बॉन्ड बनते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ये उसके बारे में पूछ रहा है। सो बेसिकली गाइज, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है जैसे इसमें बताया। एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है आपके लेटरल ओवरलैपिंग से। जैसे अगर एस एस ऑर्बिटल्स हैं वे ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस एंड पी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं, समझ में आपको, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर इस तरह से पी एंड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का मेरा मतलब है पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके गाइस, सो और पाई बॉन्ड में क्या है, आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। यानी पी ऑर्बिटल्स और जब दो ये पी ऑर्बिटल्स होंगे, जब ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, उसी केस में ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आपको। एक बात और ध्यान रखिए गाइस, हमेशा सिग्मा जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है देन पाई बॉन्ड। यानी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, आपने भी देखा होगा जब भी बॉन्ड ब्रेक होने की बातें आती हैं तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटते हैं, देन ये सिग्मा बॉन्ड सबसे एंड में टूटेगा अगर इन केस आपकी कंडीशंस उतनी ज्यादा पहुंच गई। तो ये बात ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रोंग होता है। एक बात और ध्यान रखिए गाइज, जो ये था एस एस ओवरलैपिंग है, ये एस पी एंड ये पी पी ओवरलैपिंग से बना है। तो जो इनकी स्ट्रेंथ है जनरली जो पी पी से ओवरलैपिंग से होती है, जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली स्ट्रोंगर होता है देन एस एस ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये स्ट्रोंग होगा देन एस पी ओवरलैपिंग से जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया। नाउ गाइस, ये तो मैं क्वेश्चन करा ही दूंगा, ये छोटे से पॉइंट्स थे कि आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए, या रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। ओके गाइस, समझ में आपको, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें। और क्योंकि इसमें ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग है, इस वजह से ये ज्यादा स्ट्रोंगर होता है सिग्मा बॉन्ड देन, क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है गाइस। नाउ जैसे ही आप ग्रुप में, जैसे ये वाला आपका ग्रुप 14 दिया हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पीबी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। नाउ जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। यानी जैसे जैसे मैं इनके अगर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो जो सिग्मा बॉन्ड है या ओवरलैपिंग है वो वीक हो रही है, ड्यू टू, क्योंकि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे पीबी का ज्यादा बड़ा है, समझ रहे आपको, पीबी के ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज इन कंपैरिजन टू कार्बन की ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। समझ में आपको, इसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका साइज कुछ ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इसलिए वीक हो जाती है, और इसलिए जो ये है बड़ी हो जाती है और वीक हो जाती है। ठीक है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाता है। एक बात ये पता समझ में आई। यही सेम रीजन है कि जो पी पाई बॉन्ड्स हैं, ये डाउन द ग्रुप इनकी जो ओवरलैपिंग है वो भी डिक्रीज होती रहती है। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की बात आएगी या डबल बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो कार्बन वुड मेक स्ट्रोंगर, या जो ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से इन कंपैरिजन टू अपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड। तो डाउन द ग्रुप ये जो एबिलिटी है टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी डिक्रीज होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। इसका मतलब जो आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओ गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। ना भाई, ये एनसीईआरटी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टॉपिक है और अच्छी तरह से समझाया भी है। तो ये आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट ऐसे स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार इन वेरियस वेज रिपीट हुआ है इन वेरियस एग्जाम्स।
क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। इसका मतलब है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका सिलिकॉन का, यानी SiCl4। देखिए हाइड्रोलिसिस का इधर मतलब क्या है, SiCl4 कि ये है सपोज, और H2O से आप रिएक्शन कर रहे हो। अब देखिएगा क्या हो रहा है, H2O अब इसमें अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे SiCl Cl Cl, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, OH रह जाएगा। जो H पॉजिटिव निकला इस Cl नेगेटिव से मिलके HCl बना देता है। समझ में आपको? इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H2O था और ये HCl निकला, तो ये सिंपल अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो गई। इसको आप फर्दर अगर H2O से रिप्रेजेंट रिएक्शन करेंगे तो एक Cl फिर से रिप्लेस हो जाएगा OH से। इसको अगेन ट्वाइस फिर से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये OH इसको और इसको रिमूव कर देता है, ऐसे OH OH एंड OH आ गया। राइट गाइस, तो आपने देखा कि इसका जो हाइड्रोलिसिस हुआ 1 by 1 SiCl4 का Si, ये देखिए ये SiCl4 जो था तो 1 2 3 4 H2O के साथ मिलकर यहाँ पे इसने SiOH4 बना दिया प्लस 4 HCl। तो ये बेसिकली एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो गई। तो इसमें ये कहा है इनमें से ये जो रिएक्शन है ये कौन सा हैलाइड नहीं देगा। समझ में आ गई आपको? अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये हो कैसे रही है इसका आपको हल्का सा मैं एक आइडिया देता हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एंड 3d0। डी ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी है सिलिकॉन में, आप ये ध्यान रखिए। यानी जो आउटरमोस्ट शेल है ग्राउंड स्टेट में कैसा दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऐसे दिख रहा होगा। एक्साइटेड स्टेट में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये उछल के इधर आ जाएगा। सो ये कैसा दिखेगा, ऐसे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन ये थे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया उछल के, और ये अभी एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर है। समझ में आया गाइस आपको? अब देखिए ये रिएक्शन हो कैसे रही है। जब H2O आता है तो डी इसके पास लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो रिएक्शन जब ये करता है तो टेम्पररीली ध्यान रखिएगा वर्ड, ये इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। यानी हाइड्रोलिसिस के लिए जो ये आपकी रिएक्शन हो रही थी, जब ये H2O ने अटैक किया और ये टूटा तो इसने किया क्या, टेम्पररीली इस डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे होंगे, तब जाके उसका जो H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव को, ऑब्वियसली यहाँ Cl नेगेटिव जुड़े होंगे, ऐसे होगा ना गाइस। तो जब इसने यहाँ डोनेट किया होगा तो किसी तरह से जो HOH है यहाँ पे H रिमूव हुआ और Cl को लेके उड़ गया। कुछ ऐसे टेम्पररी रिएक्शन होती है, आप ये मान के चले। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तब होगा जब यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। समझ में आपको गाइस? इसको आप ऐसे समझिए, देखिए सिलिकॉन है, Cl 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 और Cl ये ऐसे थे। सिलिकॉन पे एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ये वाला, ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। जब इस पे H2O आता है, रिएक्शन कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो लोन पेयर है, ये इसको डी ऑर्बिटल को डोनेट करता है टेम्पररी। इससे क्या होता है, इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए M Cl 4 Cl है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ 4 Cl आपको, ताकि आसानी हो समझने में। 4 Cl तो ये हो गए, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है OH OH एंड H, इस तरह से कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी होती है। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये जो SiCl4 है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये कौन सी होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये हाइड्रोलिसिस होता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो किस हाइब्रिडाइजेशन से होके गुजरती है। समझ में आपको किस से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इस पे कुछ आगे ही क्वेश्चन आएगा। तो ये sp3 एंड d इस तरह से, ठीक है गाइज। तो ये sp3d हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या होगा, इसमें माइनस HCl हो जाएगा, सपोज ये वाला हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा M, ये मैंने गलती से लिख दिया Si लिख, मान लीजिए M हो सकता है कुछ भी, है ना। SiCl Cl Cl और यहाँ पे OH जुड़ गया।
ये एक OH जुड़ने की प्रोसेस थी। जब ऐसे 3 बार H2 और जुड़ेंगे तो इस केस में SiOH4 बन जाएगा, जो भी मैंने आपको पहली रिएक्शन में दिखाया था। एक बात ध्यान रखें, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, पूछा जा सकता है नाम आपको। तो समझ में आपको कि sp3 टू sp3d और फिर अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये वापस आ गया। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हाइड्रोलिसिस में ये होता है। एक बात नाउ, अब अगर आप कार्बन, सिलिकॉन, टिन एंड लेड में देखते हैं, क्योंकि सबके सब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सिलिकॉन इसका एटॉमिक नंबर इसका 14 था, या बाकी के जो नीचे एलिमेंट्स आएंगे सब में d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इनफैक्ट एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 1s2 2s2 2p2, राइट। अब इसमें कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है। d ऑर्बिटल बेसिकली थर्ड शेल से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्योंकि कोई एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए टेम्पररी H2O के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होता। ये इसका आंसर समझ में आएगा इस, और क्योंकि नीचे जब जाएंगे तो सबके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, इसलिए हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन सब कुछ समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पे एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट 1 है, बिटवीन SiCl4 एंड CCl4 ओनली CiCl4 रिएक्ट्स विद वाटर। यस, दिस इज ट्रू। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सब कुछ, राइट, ट्रू है ये। और इसका रीजन दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 कि SiCl4 इज आयनिक एंड CCl4 इज कोवेलेंट। देखिए, रीजन तो ये इसका है ही नहीं फिलहाल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसमें सबसे ऊपर नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इसलिए नॉन मेटल से लास्ट वाला मेटेलिक हो जाता है। ओके गाइस, सो मेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं वे आयनिक कंपाउंड्स प्रेफर करते हैं और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन बोथ फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। अभी देखा SiCl4 था, कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, राइट। सो फिलहाल ये SiCl4 ये गलत है, स्टेटमेंट ही एज सच गलत है, तो रीजन तो गलत होना ही था। तो यानी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। नाउ गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसके लिए। देखिए गाइस, अब तक हमने क्या देखा था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वे एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, राइट। जो मेटल्स हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, एंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें क्या होगा? देखिए गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर इनकी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन या इक्वल टू है +3 के, तो ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन +3, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा वेरी करती है, देन इन दिस केस दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये एक जनरल ट्रेंड रहता है, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट नहीं दिया हुआ है तो आप इसको एक थंब रूल मान के चलें, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट अगर ये ऑक्सीजन स्टेट लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना, जो ज्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जो ये हैं ऑक्साइड, इनके अगर इस केस में कोवेलेंट ऑक्साइड्स हो जाएंगे, यानी एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आप वन वे और द अदर कुछ चीजें याद रख सकते हो। अब देखिए, मैं सभी इन जो ये 4 कंपाउंड्स हैं इनको गौर से देखिए। कार्बन ऑक्साइड बनाया हुआ है CO2। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, राइट। सो ये एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। फिर आया CuO। Cu एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 हो गई, ये हमने अभी निकाल ली, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यानी +2 है तो ये इस उसमें वेरी कर रहा है, यानी ये एक बेसिक ऑक्साइड्स बना रहा है। समझ में आया आपको गाइस? इसका मतलब इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत वीक है, तो मैं इसको नीचे डाल देता हूं। अब देखिए गाइस, समझिएगा कैसे करूं मैं। वीक एसिडिक है, वीक एसिड ऑक्साइड, समझ आपको?
अब ये बात ध्यान रखिए कि जो कॉपर है वो बेसिकली एक मेटल है, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है ज्यादातर इस केस में, ऐसे याद रख के चलिए। जो हाइड्रोजन है H2O वो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, H2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है, तो यहां पे हो जाएगा। यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि वो बेसिक से न्यूट्रल तब एसिडिक आया होगा अगर मैं इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा हूं। ये मेरी 3 कंपाउंड का अब तक बन चुका है। अब मुझे CaO का देखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 में पड़ता है। आप एक बात ध्यान रखिए हमेशा हमेशा गाइज, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दीज आर लेसर रिएक्टिव, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का वो भी कम होता है, इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है वो भी कम होता है। किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से। ये बात समझ में आएगा ये आपको नाउ, क्योंकि कॉपर, यहां देखिए कॉपर लेस बेसिक है, कम बेसिक है देन कैल्शियम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि कॉपर इज मोर एसिडिक देन कैल्शियम, क्योंकि उल्टा ऑर्डर हो जाता है। समझ आया, मतलब मैं इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो कॉपर एंड कैल्शियम ये समझाने के हिसाब से बोला था मैंने। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है वो ज्यादा एसिडिक है देन कैल्शियम। ऑब्वियसली दोनों बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे होंगे, लेकिन अगर मैं फिर भी इनका उल्टे नजरिए से देखूं तो कॉपर है तो वीकर एसिड, लेकिन इसका कैल्शियम का इससे भी वीकर है। समझ आया ये, तो इसका मतलब जो कैल्शियम है वो यहां से भी आ जाएगा, वेरी वीक एसिडिक ऑक्साइड। आई होप गाइज आपको ये चीज अब तक समझ में आएगी। ऑप्शन जो ए है इज इसका करेक्ट आंसर। जनरल स्टूडेंट कॉपर एंड कैल्शियम में कंफ्यूज होते होंगे इसमें। एक बात और ध्यान रखिए, इस पे हालांकि क्वेश्चन और भी पूछा गया है। अगर आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सपोज कॉपर, इनके ऑक्साइड दे दिए, ठीक है, Al2O3, MgO, Na2O, ठीक है, Na2O है, MgO, Al2O3CO। अब इनके एसिडिक कैरेक्टर को या बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर किया, तो इससे किस तरह से देखेंगे, मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ये कम होती है देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या ऑर्डर रहता है कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर लेस बेसिक देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। यानी जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है सोडियम वाले, वे ज्यादा बेसिक बनाते हैं, ज्यादा मेटेलिक होते हैं, ठीक। और इसका ऑब्वियसली ग्रुप 13 में आता है ये Al2O3, ये इसका इससे भी कम हो जाएगा। समझ में गाइस आपको क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको पूछा गया, ऑब्वियसली 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह इस चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज लीस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस। देखिए गाइज, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। देखिए अगर सब में अगर आप देखेंगे, कार्बन CCl4, GeI4, SnI4, PbI4, अब देखिए इसमें कार्बन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl है, यहाँ I है और यहाँ ये, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड इसमें भी लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ग्रुप 14 जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका पार्ट 1 में, कि जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऐसा सेम मैंने कंसेप्ट आपको जो ग्रुप 13 की वीडियो है उस पर भी समझाया था, सेम लॉजिक इसमें लगेगा। बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं वे +4 भी दिखाते हैं एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, लेकिन +4 इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
सहना आपको दोनों दिखाएंगे, +4 ज्यादा स्टेबल है, या ये कहूं कि +4 के जो कंपाउंड्स हैं, नंबर ऑफ देयर कंपाउंड्स इज मोर देन जो ये इनके +2 में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट बचा लेड। लेड में भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, सेम +2 एंड +4, लेकिन +2 इज ग्रेटर देन +4। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। यानी पीबी लेड जो +2 है इसमें ज्यादा स्टेबल होता है देन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आप इस तरह का देखें कि इसमें दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, इसमें हमेशा क्या करें, जो पहला एलिमेंट है ना, जनरली वो अपने ग्रुप में 14 है, तो ये 4, या जैसे 4A ग्रुप है 4, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसमें आप -2 कर दें। जो -2 होगा वो +2 आ गया यहाँ पे, तो वो +2 सेकेंड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ठीक है। फिलहाल अभी ये होता क्यों है, इसको समझाने से पहले इसका आंसर देख ले, इसको मान के। अभी अगर आप देखेंगे कार्बन, जर्मेनियम, टिन, कार्बन, जर्मेनियम एंड टिन, ये सब +4 ऑक्सीजन स्टेट इसमें ज़्यादा स्टेबल है, तो दे कैन बी, मैं कह सकता हूं कि स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें लीस्ट स्टेबल पूछा है। तो यानी लेड जो +4 ऑक्सीजन स्टेट है, यानी इसमें मैं कह सकता हूं, आई एम सेफ टू एज्यूम कि इट इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें +4 ऑक्सीजन स्टेट बहुत ही लेस स्टेबल होती है। समझ में आपको गाइस कि मैं क्या कह रहा हूं। ज्यादा आपको और गहराई में घुसने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है कि जो ऑप्शन डी है इसका मतलब आपको करेक्ट आंसर हो गया। PbI4 जो मेरा है कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल। अब ऐसा है क्यों? आंसर इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? देखिए गाइस, ग्रुप 14 का जो सब एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे दिख रहा है। सो अब आप देखिए, कार्बन से सिलिकॉन जब आता हूं, इसमें ऑब्वियसली D0 ऑर्बिटल है, D0 है, ठीक है। जैसे ही सिलिकॉन से जर्मेनियम में आए आप, तो इसमें ये D10 ऑर्बिटल हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, D10। ऑब्वियसली इसमें 4D0 होगा ऑर्बिटल खाली, वो अलग बात है, लेकिन D10 3D10 ये भरा हुआ है। इसमें 4D10 D10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है, और इसमें D10 के साथ साथ 14 वाला भी आ गया, यानी F ब्लॉक भी आ गया। नाउ अब होता क्या है, देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, और जो ये वाला एलिमेंट है ये सभी में ऐसा होगा, इस बोरोन फैमिली में भी ऐसा होगा, या आपका जो है ना सब के सब जो भी एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में भी यही रूल होता है। आउटरमोस्ट शेल में आप ये मान के चलें NH2NP2 NH2NP2 ये है। जब तक NH2NP2 था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, +2 S से एंड +2 P से, दो इलेक्ट्रॉन, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी तो दिखाएगा ना गाइस जब इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए होंगे। सिमिलरली सिलिकॉन में भी होता है, क्योंकि अभी भी इसमें D ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं था, खाली था। प्रॉब्लम आ जाती है जब ऐसे ये जर्मेनियम से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे एक D ऑर्बिटल भरा हुआ आ गया, D10 N-1 D10, या इस केस में F भी आ जाता है, राइट, N-2 F14। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, जो ये D या F ऑर्बिटल हैं, दे सेट टू हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। अब इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो प्लस चार्ज है इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है इन NH2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। समझ रहे हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट है DF-OF ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आने से, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका बढ़ गया, और जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ये एक तरह से पकड़ लेता है इनको। अब तक क्या हो रहा था कि जो ये छलनी थी, जैसे इस केस में था NH2NP2, या नीचे अंदर जो इलेक्ट्रॉन से 1s2, ये क्या था 1s2 2s2 2p2, यानी इसमें जो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छी तरह से शील्ड कर रहे थे इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को, वो खींच नहीं पा रहा था इसको, एक तरह से शील्ड बना दी थी इन्होंने यहाँ पे। समझ रहे? लेकिन इनकी शील्ड में एक तरह से मान के चले कि वीक शील्ड है, छलनी है, यानी जैसे पॉजिटिव चार्ज अब क्या करता है, इनको इसका इनके ऑर्बिटल बढ़ने से ये छलनी हो जाती है, अच्छे गार्ड नहीं है ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठ जाता है अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से।
इतना ही समझे गाइस, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ गया, NH2 को पकड़ के बैठ गया, NH2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब क्या होगा, सब में -2 यानी जो पहले +2 एंड +2 इक्वल्स टू +4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, अब वो NH2 के नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ Np2 के दे पाएगा। एंड हैंस जैसे यहां आओगे आप, +2 की जो स्टेबिलिटी है, +2 ऑक्सीजन स्टेट की, वो इंक्रीज हो जाती है। भाई इसमें कभी कभार दे देगा, कभी नहीं देगा, इसमें थोड़ा सा दे देगा, कभी नहीं देगा इन सम केसेस, लेकिन इसमें तो बहुत ही वीकर हो जाता है। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये इसी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही ये मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं, और डाउन द ग्रुप जो ऑक्सीजन स्टेट है +2 की बढ़ती है एंड +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था गाइस, असर्शन एंड रीजनिंग में। इसमें कहा कि Pb+4 कंपाउंड्स आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन Sn2+ कंपाउंड्स, और इसका रीजन दिया हुआ था। देखिए सबसे पहले तो आप ये वाले ही बना लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। मैंने आपको बताया कि ये +4, दीज कंपाउंड में +4 ज़्यादा स्टेबल होती है देन +2, और इसमें +2 ज़्यादा स्टेबल है +4 के। अब देखिए टिन और लेड की बात हो रही है फिलहाल इसमें। अब मैं इन दोनों को देखता हूँ। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तब वेल एंड गुड टिन के केस में। अगर टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी जनरल टेंडेंसी ये रहेगी कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दूं और Sn+4 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाऊं, ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं। यानी ये क्या कर रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है ये, समझ आपको, यानी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ये चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं कहीं से और मैं Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाऊं। यानी ये क्या कर रहा है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन अब खुद ले रहा है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ रहे? तो यानी ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं ना गाइस, आपको किस से कह रहा हूं? तो इसका मतलब Pb+4 कंपाउंड्स आर स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn2+ कंपाउंड। दिस इज ट्रू। ओके, ये समझ में आया क्यों? क्योंकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके +2 में आना चाहता है, सेम कंसेप्ट। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और गाइस समझ में आया? नाउ स्टेटमेंट 2 क्या है कि हायर ऑक्सीजन स्टेट फॉर द ग्रुप 40 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज रॉन्ग। अगर यहाँ मोर के बजाय लेस हो जाता तब सही था, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका जो 3 है, जे सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया ना गाइज? या तो हायर ऑक्सीडेशन के बजाय यहाँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 40 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स। यानी हैवियर क्या है, डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं वे हैवियर है ना। सो इसलिए यार यहाँ मोर के बजाय लेस होता तब सही होता। फिलहाल ये गलत आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज आर करेक्ट। नाउ गाइज ग्रेफाइट एंड डायमंड पे जो ये 2 एलोट्रोप्स है कार्बन के, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में, ताकि आपको आगे क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में आगे और भी पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ये स्ट्रक्चर है ये है डायमंड का, और ये जो स्ट्रक्चर है लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये है आपका ग्रेफाइट का। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली 4 कार्बन ऐसा होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है ये बेसिकली इन हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे। ओके, सो इसका मतलब अगर आप इन 4 एटम्स को इस तरह से कुछ देखेंगे, क्योंकि इसमें C4 4 एटम्स थे कार्बन के जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो कार्बन है वो कुछ इस फॉर्म में है। सो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है। इसमें बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ये बात आप जरूर याद रखें। मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ गाइज अभी आपको। इतनी समझ में आई गाइज आपको चीज? नाउ अब ये तो हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एक
इस ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, जो पाई बॉन्ड है वे अल्टरनेट पोजीशंस पे अरेंज्ड है। ये एक रिंग है, इस तरह की नीचे एक और रिंग होती है सिमिलर, ओके, और इसके नीचे और होती है, इसके ऊपर और होती है। कुल मिला के मतलब क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होंगी ऑब्वियसली। नाउ गाइस, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज होते हैं पूरे एंटायर स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से। कभी इधर, ये इधर आ गए, 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 कुछ इस तरह से रोटेट होते रहते हैं। जस्ट लाइक आपका बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन में क्या होता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो कुल मिलाकर हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं जैसे ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर था, इसमें जो ये पाई बॉन्ड है इस तरह से वर्टिकल दिखा दे, ओवरलैपिंग करके इनका पाई बॉन्ड बनता है। तो ये आपस में डिलोकलाइज होते रहते हैं। तो जो ये रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स कौन सी होती हैं, ये ऊपर जो देखिए, ये ऊपर वाला जो ये है इस तरह रोटेट होते रहे, रोटेट ऐसे एक पहिया दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे नीचे वाले रोटेट होते रहते हैं आपस में, ऐसा एक पहिया बन जाता है नीचे, अपीयर्स टू बी अ पहिया, टायर की तरह से, मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ। तो इस तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो क्या है, ये बेसिकली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। ये बात समझ में आई आपको? तो सिमिलरली ये यानी नीचे क्या दिख रहा है, एक सिंगल रिंग दिख रही है सी की सी, और ऊपर जो पाई क्लाउड है रिंग की फॉर्म में आ रहा है। तो सेम टू सेम गाइज इसमें है। अगर आप ये रिंग इस तरह से देखें कि ये जो स्ट्रेट, ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, ये ऊपर वाला रिंग है, और जो ये पाई क्लाउड है, देखिए इसके नीचे एक रिंग थी और इस तरह से होगी कुछ इस तरह से, और नीचे भी एक येलो वाला और एक नीचे ब्लू वाला टायर बन रहा होगा। तो जो ये ब्लू और येलो वाला टायर है वो ये वाले हैं, ये बेसिकली टायर्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ ना आपको गाइस? तो इसका मतलब हम जब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हम ये सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, और जो ये बीच में क्या होता है स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये टायर। ऐसे ही इस रिंग के नीचे सेम टू सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सेम रिंग आप इधर बना दो। ठीक है, आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इनके बीच में होता है, और साथ ही साथ जो ये रिंग्स हैं आपस में जो अट्रैक्ट रहती हैं दूसरे की तरफ, ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है ड्यू टू दी वीक वंडरवाल फोर्सेस। वीक वंडरवाल जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनकी वजह से हेल्ड टुगेदर होती है। नाउ क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, तो ये जो देखिए जो ये ऊपर वाली रिंग है, नीचे वाली रिंग है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं। समझना कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्सेस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनमें हवा है, एयर भी है, ऐसा बोलते हैं कि इनके बीच में हवा है। तो वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड हो सकती है। नाउ क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है, इस ही वजह से जो ग्रेफाइट है इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट की रिंग्स हैं, हेक्सागोनल रिंग्स, ये स्ट्रक्चर है, वे वीक वंडरवाल फोर्सेस से हेल्ड रहता है टुगेदर, और जिसकी वजह से दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर्स, और वो एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट यानी जैसे मशीन पार्ट्स में आपको फ्रिक्शन कम करने के लिए जो आप चिकनाई यूज कर रहे हैं वो। तो ग्रेफाइट बेसिकली सॉलिड जो ग्रेफाइट है वो पाउडर्ड फॉर्म में है, और जो आप उसको बाद में यूज करते हो, जिस तरह से भी करते हैं। समझ में आया गाइस आपको? ये चीज इतनी जो मैंने आपको बताई है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज हो सकती है। नाउ अब पहला ऑप्शन देखें, ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? देखिए, कार्बन एक जो हार्ड ज्यादा ग्रेफाइट से इसलिए है कि इससे एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया, और सिग्मा बॉन्ड से जो सारे जो लेयर्स बनी हुई हैं ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रॉन्ग 3D स्ट्रक्चर। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ग्रेफाइट है, आप कहते हो हम लुब्रिकेंट की यूज करें, आप ऐसा मान के चले ना। देखिए, डायमंड ज्यादा हार्ड दिख रहा होगा, ग्रेफाइट जो आपकी तरह, जो मैंने कहा कि लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, वो कैसे हार्ड हो सकता है ज्यादा? समझ में आया ना गाइस आपको कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ? क्योंकि तो डायमंड है वो 3D हार्ड 3D स्ट्रक्चर बना रहा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, और पूरा टेट्राहेड्रल शेप में है। लेकिन जहाँ ग्रेफाइट है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर वीक वांडरवाल फोर्सेस से टिकी हुई हैं ये लेयर्स। तो ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, हार्ड नहीं है। दूसरा है, ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड।
देखिए, और सी ऑप्शन है ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड। अब आप ये बात ध्यान रखिए कि रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रीजन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल डिफरेंट रीजंस होते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों यूज कर रहा है और थर्मल कंडक्टिविटी क्यों दे रहा है। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे प्रेजेंट हैं टू मूव अराउंड तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बैड होगी ऑब्वियसली। थर्मल कंडक्टिविटी में जो वाइब्रेशनल एक तरह से जो थर्मल हीट है वो एक तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी की तरह फॉर्म में मतलब मूव कर रही है। कैसे? यूं, यानी अगर स्ट्रक्चर मेरा ज़्यादा हार्ड है तो उसमें जो एनर्जी है वो या हीट एनर्जी है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो पाएगी। देखिए, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ये मेरे एक तरह से मैं हार्ड एक मोलिक्यूल है मेरा जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ऐसे होगा ना। अब हीट मेरी ट्रांसफर हो रही है कैसे? इस मोलिक्यूल लिया, इसने इसको ट्रांसफर करी, फिर इसने इसको ट्रांसफर करी, फिर इसने इसको। अगर ये वीक स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा सा लूज जैसे ग्रेफाइट का है, बीच में स्पेस है, तो वो अच्छी तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, लॉस्ट हो जाएगी बीच में बहुत सारी एनर्जी, है ना। तो अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। समझ में गाइस आपको? तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेफाइट में प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही प्रेजेंट है ना, ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह मूव कर रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो 3 बॉन्ड हैं सिग्मा 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 ये तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ये एक पाई बॉन्ड है ये तो मूव कर सकता है ना अच्छी तरीके से। तो इसकी वजह से जो ग्रेफाइट है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हायर देन डायमंड। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है ऊपर वाला। और जो थर्मल कंडक्टिविटी है ग्रेफाइट की वो कम है देन डायमंड। समझ में आपको गाइस? क्यों? क्योंकि एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है ग्रेफाइट। समझ में गाइस आपको? नाउ डी ऑप्शन क्या है? ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। सबसे पहले अगर देखिए आम भाषा में बताऊं तो मैंने आपको, ये क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? अगर दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस केस में सिंगल बॉन्ड के केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और बढ़ गए, ट्रिपल बॉन्ड में और बढ़ गए। सो जो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन 2 एटम्स वो क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर। आम भाषा में जितना ज्यादा अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। समझ में गाइस आपको? यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर और उतना कम बॉन्ड लेंथ। यानी जो मेरा सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन डबल बॉन्ड, एंड देन उसकी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा देन डबल, और जैसे ट्रिपल आएगा उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। अगर आप इसमें गौर से देखें, ये जो एक तरह से ये रिंग में था ये डीलोकलाइज हो गया, तो अब ये डबल बॉन्ड तो रहे नहीं, डीलोकलाइज हो गए। जस्ट लाइक आपका बेंजीन रिंग में होता है ना, ये क्या है, ये कैरेक्टर ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का इनका कैरेक्टर रहता है, ये होता है ना बेंजीन में, सिमिलर ये है। इसका मतलब फिर भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ना, क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड ऑर्डर है ग्रेफाइट में इज ज्यादा। इसका मतलब ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। आई होप गाइज आपको ये समझ में होगा। इसका मतलब बी एंड डी अपना करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें गाइज पूछा गया था डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, ट्रू। अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज इसका रीजन पूछा गया था कि ग्रेफाइट यूज एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना गाइज, और बीच में ये है हेक्सागोनल रिंग्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स है, और जो ये रिंग्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और इस वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ओके, ये समझ में आ गाइज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एक्ट एज एन एब्रेसिव एंड ऑल्सो एज अ लुब्रिकेंट, एक्सप्लेन। नाउ गाइज एब्रेसिव आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे घिसाई करते हैं हम। आपने देखा होगा कि जो डायमंड है
वो डायमंड को काटने में काम आता है। बहुत सारे हमारा ऐसे कंपाउंड मतलब हमारी वर्कशॉप्स में ऐसी चीज़ें यूज होती है जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे होते हैं जो आपको तराशने में काम आते हैं, हार्ड मेटल्स को घिसाई में काम आते हैं। तो एब्रेसिव बेसिकली वो वर्ड है, ठीक है, एब्रेसिव, कि जहाँ हार्ड मेटल को या उस तरह से यूज कर रहे हैं आपको घिसाई में, कटाई में, वो इस तरह से भी यूज होता है कार्बन, यानी जैसे डायमंड होता है। एंड एज अ लुब्रिकेंट भी यूज होता है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का एलोट्रोप कार्बन का एलोट्रोप है बेसिकली दोनों, और ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। क्यों? क्योंकि आप अब तक मैं आपको समझा चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये एकदम सही है स्टेटमेंट, ट्रू भी है, ठीक है, और एक्सप्लेन हम कर चुके हैं अब तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइटेड टू गिव फोजीन गैस। नो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है। देखिए क्यों, अभी स्टेटमेंट को पढ़िए। कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइटेड टू गिव फोजीन गैस। फोजीन गैस का है COO, ये फोजीन गैस है। ये कह रहा है कि CCl4 को जब एयर में बर्न किया होगा तो फोजीन गैस बनती है। बेसिकली है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन मुझे इस फॉल्स और ट्रू से मतलब नहीं है, मुझे है कंसेप्ट समझाने में। देखिए जो प्रॉपर रिएक्शन होती है इसकी CCl4 की, वो ये है कि जब CCl4 को आप वाटर के साथ रिएक्शन करो। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए गाइस, ये प्रॉपर वाटर नहीं हो रहा है, ये स्टीम है, बेसिकली वेपर की फॉर्म में है। स्टीम जब पास करते हो तब आपका COCl2 बनता है और 2HCl गैस, ये आपका प्रॉपर रिएक्शन है। मैंने अब तक आपको कहा था कि एक्सेप्ट CCl4 कार्बन 14 में सब के सब जो हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, सिर्फ CCl4 नहीं होता। लेकिन ये इस केस में अगर H2O को रिप्लेस करके मैं स्टीम पास करूं, स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर पे, तब उस केस में क्या करेगा, ये जो CCl4 है ये क्या करेगा, अटैक करके निकाल देगा CCl, Cl, OH, फिर H2O के साथ करके CCl, Cl, OH एंड OH, एंड हाई टेम्परेचर ये दो, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो यानी ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। उस केस में क्या होता है, सबके सब OH रिप्लेस करके और OH4 बना देते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ कार्बन पे ही होता है, कार्बन पे दो OH अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है गाइज। तो दो OH अनस्टेबल है, H2 वाटर निकल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये COOCl। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर याद करना है आपको, कि जो स्टीम पास करी है तो ये HOH इस तरह से रिएक्शन होगी, यानी HCl, ये HCl, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इसके बीच में बन गया, तब ये आपका फोजीन गैस ही बन जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि, लेकिन रिएक्शन किस केस में हो जाएगी, अगर यहाँ स्टीम पास करें, इस केस में। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फ्रॉम SiCl4। ना क्वेश्चन ये गाइज, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको, इसलिए याद रख लिया। देखिए SiCl4 है, जब आप इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम या जिंक या मैग्नीशियम इनके साथ रिएक्शन जब आप इसकी कराते हो तो ये आपका बेसिकली सिलिकॉन ये अलग कर देता है, ठीक है, हीट कर रहे हैं SiCl4 को, इन मेटल्स के साथ जब आप हीट करते हो तो सिलिकॉन अलग हो जाएगा और जो एल्यूमिनियम के इनके हैलाइड्स बन जाएंगे, जैसे AlCl3 इस केस में बन गया। Zn के केस में क्या हो जाएगा, अगर Zn यूज किया होता तो ZnCl2 हो जाएगा। मैग्नीशियम के केस में MgCl2 बन जाएगा। समझ में गाइस, बैलेंस नहीं करिए, बैलेंस कर लीजिएगा आप। तो ये इस तरह से रिएक्शंस होती हैं, या ये यूज कर ले या ये। ओके, आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो ग्रुप 14 के फिलहाल तो क्वेश्चन इतने ही थे, कुछ और रह जाएगा मैं आगे करा दूंगा इसके, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।